हाँ तो देखिए बच्चों, हमारी कक्षा 8 की पाठ चल रहा था। पाठ का नाम था भारतीय संविधान। तो इसमें हमने कुछ पढ़े थे कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है, इसके बारे में हमने कुछ फैक्ट भी पढ़े थे और इसकी हम लक्षणों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पहला लक्षण तो पढ़ा था हमने इसका क्या, संघवाद। तो संघवाद में हमने पढ़ लिया था कि संघवाद क्या होता है, कि इसमें जो शक्तियाँ होती हैं वो किसके लिए होती हैं, सेंटर में होती हैं, और फिर कुछ शक्तियाँ होती हैं जो राज्य के संदर्भ में भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों के लिए होती हैं। तो उसके बाद में हमारा दूसरा था संसदीय शासन पद्धति। ये हमारा दूसरा लक्षण है किसका, भारतीय संविधान का। तो इसमें क्या है देखना है हमें, ये सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधि का चुनाव लोग खुद ही करते हैं। मतलब कि जो लोकतंत्र है वो क्या होता है, जनता के द्वारा चुने गए लोगों का ही शासन तो होता है। तो इसमें ये सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, मतलब हम लोग ही करते हैं इसको। कक्षा 7 की किताब के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है, जिसको वयस्क मताधिकार कहते हैं, वो ये भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। 18 वर्ष से ऊपर जो भी लोग होते हैं वो वोट डाल सकते हैं, या फिर वो कह सकते हो कि अपने जो प्रतिनिधि का चुनाव वे खुद कर सकते हैं। तो वोट डालने का अधिकार होता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, ये देख लो, ये संविधान सभा के तभी का चित्र है ये। तो संविधान सभा का जब गठन कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। मतलब कि स्वतंत्रता संघर्ष के बाद में ही ये हमने क्या सोचा कि जो जनता है उसको वयस्क मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। मतलब कि जो वयस्क मताधिकार है वो उसमें ये नहीं है कि इसमें लड़कियां वोट दे सकती हैं या फिर लड़के वोट दे सकते हैं। इसमें ना तो किसी जाति को, ना ही किसी वर्ग को, ना ही किसी भी लिंग को इसमें देखा गया है। मतलब कि इन सभी भेदभावों को अलग रख करके वयस्क मताधिकार के प्रयोग को योग्यता या फिर मान्यता दी गई है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। मतलब कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनमें सब में जो चुनाव करते हैं वो कौन करते हैं, आम जनता ही करती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो चुनाव लड़ सकता है अथवा नहीं, कोई भी चुनाव यहाँ पर लड़ सकता है और सभी को वोट देने का भी अधिकार है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये लिखा है लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में जो डिटेल्स है हम उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको उसी में देखते हैं। तो दूसरा हो गया क्या हमारा, सांसदीय शासन पद्धति। तो पहला तो क्या था, संघवाद लक्षण था इसका, और दूसरा है संसदीय शासन पद्धति, और थर्ड कौन सा है वो हमें देखना है। थर्ड है शक्तियों का बंटवारा। जो संविधान के लक्षण या विशेषताएं चल रही थी उनमें ही है तीसरा, शक्तियों का बंटवारा। तो संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, 3 अंग माने गए हैं सरकार के। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को संविधान के अनुसार सरकार के अंग माना गया है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, मतलब कि जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं वो ही क्या होते हैं, विधायिका में सदस्य का काम करते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। कार्यपालिका में उन लोगों को रखा जाता है जो कि कानून को लागू करेंगे और शासन को चलाने का काम करेंगे। उसके बाद में जो न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। मतलब कि कहीं भी जो भी कानून या नियम लागू होते हैं उनमें यदि कहीं भी अंतर होता है या फिर मतभेद होते हैं तो उस स्थिति में न्यायालयों की भी जरूरत पड़ती है। तो जो न्यायालयों की व्यवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। न्यायपालिका को हम इसके चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे।
तो सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान भी किया गया है। मतलब कि कोई भी शाखा यदि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है तो उसके लिए नियम बनाए गए हैं, कानून भी बनाए गए हैं कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। इसमें ये कि तीनों जो हमारे अंग हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि यदि एक जो अंग है वो कुछ कमी या फिर खामियां करता है तो उसको दूसरे अंग के द्वारा संभाला जाता है या फिर उस पर अंकुश लगाया जाता है, जिससे कि ये तीनों अंग अपने कार्यों को ढंग से कर सकें और इनके बीच में संतुलन भी बैठा रह सके। तो प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बन जाता है। इन तीनों के माध्यम से ही सरकार अच्छे हिसाब से चल सकती है। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित और नियंत्रित भी किया जा सके। तो इसको ढंग से पढ़ लेना। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए, मतलब कि जो नियम कानून इस प्रकार से ना हो जाए कि वो विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की ही उपेक्षा करने लग जाए, कि जो हमारी विधायिका है उसको इग्नोर करने लग जाए। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई ऐसे प्रावधान भी बनाए हैं जिससे कि कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को सीमित किया जा सकता हो। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब कि ये कि जो राज्य इसमें इस कोई भी, जैसे हमारा राजस्थान है तो इस प्रकार से संबंधित नहीं है। इसका मतलब ये राज्य सरकार से है। जो यहाँ पर राज्य का संबंध है वो किससे है? सरकार से। सुन लो एक और बार इसको। इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे अक्सर सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना, लेकिन चुनावों के जरिए सरकार बदल सकती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की भी बात कर सकते हैं। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं अधिक व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला है इसका मौलिक अधिकार। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी वर्णन है। मौलिक अधिकार समझते ही हो, मतलब कि जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसको तुमने पढ़ा भी होगा, चाहे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस प्रकार से 6 क्या है हमारे अधिकार हैं, तो उसके बारे में मौलिक अधिकारों में लिखा गया है। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। मतलब कि मौलिक अधिकारों को जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। तो मौलिक अधिकारों के खंड को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार भी होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं।
मतलब कि जो मौलिक अधिकार है उसके द्वारा किसी भी यदि सत्ता के द्वारा लोगों पर कोई भी दबाव बनाया जाता है या फिर कोई भी मनमाना काम किया जाता है तो इसके जो निरंकुश इस्तेमाल है इससे बचने के लिए ही मौलिक अधिकारों का उपयोग किया गया है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उसके समूह की रक्षा कर सकें। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो भी बहुसंख्यक समाज होते हैं वो अल्पसंख्यक समाजों को अक्सर दबाया रखते हैं, परंतु जो संविधान है हमारा उसके हिसाब से कुछ ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं जिससे कि अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों का दबाव न बनाया जा सके। तो इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि इसका दोहरा उद्देश्य है। पहला क्या है, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा ये कि अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया हो। मतलब ये है इसका कुल मिलाकर के कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें व्यक्ति को किसी भी सत्ता के द्वारा या फिर बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सका। फिर इसमें आगे देखो, मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में खंडित नीति निर्देशक तत्वों का भी है। मतलब कि एक तो मौलिक अधिकार है और अगले क्या है, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें क्या होता है, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था कि ताकि ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रख सकें। तो एक खंड ऐसा भी है जिसमें क्या दे रखे हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, और एक खंड ऐसा है जिसमें क्या दे रखे हैं, मौलिक अधिकार। तो अब इसमें कुछ तुम्हें मौलिक अधिकार दिए भी गए हैं, देख लो ये बॉक्स में, इसमें इसको भी पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार कितनी संख्या में तुम्हें बता दिया है, कितनी है, 6। तो पहला इसमें क्या है, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार के अंदर देखो क्या चीज दे रखी है हमें, कानून की नज़र में सभी लोग समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। इसका मतलब ये किसी भी जाति हो या लिंग हो या फिर धर्म हो, उसके आधार पर हम किसी भी व्यक्तियों में आपस में भेद नहीं कर सकते। रोजगार के मामले में राज्य किसी भी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में इसी किताब के हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। मतलब कि जो छुआछूत रूपी क्या था, प्रथा थी, इसका भी उन्मूलन हमें समानता के अधिकार के अंतर्गत ही मिलता है, जिसको आर्टिकल 17 बोलते हैं, अनुच्छेद 17, जो तुम पीछे पढ़ोगे। तो ये हमारा समानता का अधिकार हो चुका है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति है, जाति है, धर्म है, लिंग है, अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक है, इनके बीच में कोई भी मतभेद नहीं किया जा सकता है इनके आधार पर। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये क्या होता है, इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, और कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार शामिल है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी भाषण दे सकता है, कोई भी अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, संगठन बना सकता है, किसी भी देश के कोने में आ जा सकता है, कारोबार भी कर सकता है। परंतु इसका एक अपवाद है जम्मू कश्मीर, जिसमें कि हम क्या नहीं कर सकते, स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकते। तो ये इसका ध्यान रखना। ये हो गया किसका अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। इसका मतलब है कि जो बेगार प्रथा होती है, एक प्रकार से बेगार प्रथा और या फिर जबरिया श्रम,
जबरदस्ती किसी पर काम करवाना, या फिर 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उन पर मजदूरी करवाना, ये सब क्या है, कानूनी अपराध है। तो ये क्या है, हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है कि जिससे कि 14 वर्ष से कम बच्चे पर वो मजदूरी करवा रहा है या फिर किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करवा रहा है, तो उसके खिलाफ क्या हो सकती है, रिपोर्ट की जा सकती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है, सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कोई भी धर्म अपना सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। इस प्रकार से हिंदू लोग तिलक लगाते हैं और सिख लोग कटार रखते हैं, तो ये सब क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही है। अगला है हमारा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है, वह अपने संस्कृति की रक्षा के लिए और विकास के लिए कोई भी शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकता है। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार की सहायता लेकर के वो अदालत में जा सकता है। मतलब कि जो हमारे ये 4-5 अधिकार हैं, उनका किसी का भी यदि हनन हो रहा है, तो इस अधिकार के तहत वो अदालत में भी जा सकता है। तो ये हमारे क्या हो गए, 6 मौलिक अधिकार हो गए। तो ये 6 मौलिक अधिकार व्यक्ति को अपने स्वतंत्रता का या फिर समानता, इन सबके लिए क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। तो फिर आगे इसमें क्या है, देखो, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि 13 वर्ष का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, तो बताओ इसमें कौन सा अधिकार हो रहा है। तो ये देख लो, ये क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 14 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से कम है, 13 साल का है बच्चा, तो इसमें किस अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो इसमें किस अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो देख लो, ये रहा स्वतंत्रता का अधिकार। देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और कोई भी व्यवसाय को अपनाने का या फिर कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो इसमें कौन सा हनन हो रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार है। थर्ड देखो, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो ये रो देख लो, ये रहा, देख लो इसको। भारतीय संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो इसमें बताओ किस अधिकार का हनन हो रहा है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का। अगला देखो, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रहा है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो बताओ इसमें किस अधिकार का हनन हो रहा है। तो देख लो, ये रहा पहला ही पहला, किसी भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर किसके आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, महिला के लिए, क्योंकि वो महिला है। तो इसमें किस अधिकार का हनन हो रहा है, वो है हमारा समानता का अधिकार। तो ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को आप इसके हिसाब से भी कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, ये देखना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं दे सकता। इसके बारे में हम अपने अगले अध्याय में भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसका मतलब है कोई भी सरकार या फिर कोई भी राज्य किसी भी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता, या फिर एक ही धर्म के लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिससे कि अन्य धर्मों के लिए अलग या फिर मतभेद का व्यवहार पैदा हो। तो इसका मतलब यही है धर्मनिरपेक्षता। तो हमारे राज्य में क्या है, हमारे देश में ऐसा कोई भी धर्म नहीं जिसके लिए क्या कोई भी सरकार राज के धर्म के रूप में उसको बढ़ावा दे रही हो। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर लेता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम
अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं, वहां देश के बुनियादी स्वरूप को भी बदलना होता है। हम नेपाल में यह देख चुके हैं कि वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की भी जरूरत पैदा हो गई थी। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है, वे काफी बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में भी मुश्किल महसूस होती है। लेकिन आप इस बारे में ज्यादा फिक्र न करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में हम अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। फिर आगे देखो ये क्या है, ये देख लो हमारा चित्र दे रखा है, कुछ तस्वीरें दे रखी हैं ये। तो इसमें ये चित्रों में क्या दे रखा है वो देख लो। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान के एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। देख लो भैया पहला चित्र कौन सा है, ये रहा। इसमें जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं। और फिर क्या दे रखा है, उससे दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और सबसे निचले चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। जो ये चित्र दे रखा है उसमें दाएं से बाएं देखना है। ये कौन है, हमारे राजेंद्र प्रसाद है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं। और फिर इसमें जो ये दे रखे हैं, इनको देख लो नाम दे रखे हैं। पहला है श्री जय रामदास दौलत राम। अगला है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला राजकुमारी अमृत कौर जो कि कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा उसके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री हैं। इनके साथ ही क्या दे रखे हैं, विभाग भी दे रखे हैं कि इनमें इनको कौन सा मंत्रालय था इनके पास में। तो यहाँ से देख लो चारों दे रखे हैं ये। अगला देखते हैं तो क्या है इसमें, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन क्यों महत्वपूर्ण है। अब ये मूल कर्तव्य कौन से होते हैं, जैसे कि हम अपने देश के जो भी ध्येय वाक्य होते हैं उनके बारे में होता है इनमें, या और इसमें देश की जो अखंडता है, एकता है, इसके बारे में भी दे रखा है मूल कर्तव्यों में। और मूल कर्तव्यों में क्या है, समाज को क्या रखना, संस्कृति का, समाज का ध्यान रखना और अपने आसपास हरियाली रखना। ये सभी किस में दे रखे हैं, ये सभी मूल कर्तव्यों में दे रखे हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है। 11 मूल कर्तव्य है। और लास्ट का जो कर्तव्य है उसमें क्या दे रखा है, जो भी बच्चे उनकी पढ़ाई के बारे में इस कर्तव्यों में, मूल कर्तव्यों में वर्णन है। 11 मूल कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र, तस्वीरें बनाएं अथवा उन पर कविताएं, गीत लिखें तथा इन पर कक्षा में चर्चा करें। अब ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें कुछ ये दे रखे हैं, शब्द संकलन है, इसको देख लो क्या है। पहला है जैसे मनमानापन, जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों पर या फिर पसंद या नापसंद पर चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए जाते हैं, जहाँ फैसलों का कोई आधार नहीं होता है, उसे मनमानापन कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी सरकार, ये मान लो किसी भी सत्ता विशेष के द्वारा यदि किसी भी व्यक्ति का पसंद और नापसंद का ध्यान ना रखा जाए तो यही क्या होता है, एक प्रकार से मनमानापन होता है। आदर्श, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है उसे ही आदर्श कहा जाता है। मतलब कि कोई भी लक्ष्य हो या फिर सिद्धांत हो, वो अपने सबसे उच्चतम शुद्धता पर या फिर सबसे अच्छे रूप में होता है, उसे क्या कहा जाता है, आदर्श। मतलब कि उससे आगे इसको तुम अच्छा होने की कल्पना नहीं कर सकते, वही क्या होता है, आदर्श। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में
परिणत हुआ। इस वर्ष की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हम इन आंदोलनों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ लेंगे लास्ट में। अगला है राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक। इसका आशय ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अगला है संप्रभु। इस अध्याय के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को ही संप्रभु कहा जाता है। स्वतंत्र जनता मतलब कि जो भी डिसीजन लेते हैं वो जनता के द्वारा ही लिए जाते हैं, वही क्या है, संप्रभु। अगला है मानव व्यापार। राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैर कानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उसके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैर कानूनी खरीद फरोख्त से है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बच्चों को बेच दिया जाता है या फिर औरतों को बेच दिया जाता है, तो ये ही क्या है, गैर कानूनी खरीद फरोख्त है, इसी को क्या कहा जाता है, मानव व्यापार। अगला निरंकुशता। इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से, या किसी भी सत्ता के द्वारा या फिर किसी भी पार्टी विशेष के द्वारा यदि अधिकारों का क्रूरतापूर्वक और अन्यायपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, निरंकुशता। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें सब आपने पढ़ लिया है। ये क्या दे रखा है, इंडिया का मैप है।